आर्थर नाम के राजा की बेटी एमिली बचपन से ही बहुत चिड़चिड़ी और गुस्सैल थी। उसके माथे पर हमेशा बल पड़े रहते थे। डेज़ी, डेज़ी, कहाँ मर गई? अभी आई राजकुमारी। सुबह सुबह तुम कहाँ मर जाती हो? कितनी बार कहा है कि जब मैं जागूं तो चाय मेरे टेबल पर रखी मिलनी चाहिए। माफ करना राजकुमारी, मैं आपके भाई के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। उसके लिए नाश्ता बाद में बना देना, पहले मेरे लिए चाय लेकर आओ। नौकरानी ने एमिली को चाय लाकर दी। चाय का पहला घूंट पीते ही एमिली ने चाय थूक दी। छी, इतनी घटिया चाय बनाई है। इसमें ना तो चीनी है और ना ही अदरक है। ये लो, अब चाट लो अपने चेहरे की चाय। मैं जा रही हूँ। जब लौट कर आऊँ तो खाना बना मिलना चाहिए। एमिली जंगल में टहलने के लिए निकली। जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते काटते लकड़हारे को बहुत भूख लगी। पास में ही एक आम का पेड़ था, लेकिन आम के पेड़ पर आम बहुत ऊपर लगे हुए थे। फिर लकड़हारे ने एक मिट्टी का ढेला उठाया और आम तोड़ने के लिए उसे पेड़ पर मारा, लेकिन लकड़हारे का निशाना चूक गया और मिट्टी का ढेला राजकुमारी एमिली के सर पर जा गिरा और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। किसने मारा मुझे? किसकी इतनी हिम्मत? कौन है वहाँ? किस जाहिल ने मेरे ऊपर मिट्टी फेंकी? लकड़हारे को जब पता लगा कि मिट्टी का ढेला राजकुमारी के ऊपर गिर गया है, तो उसकी मानो जान ही निकल गई। माफ करना माई बाप, मैंने आम तोड़ने के लिए मिट्टी का ढेला फेंका था, लेकिन गलती से आपको लग गया। मुझे कुछ नहीं सुनना। सिपाहियों, इसे पकड़ लो और आज शाम को मेरे सामने इसे 500 कोड़े लगाना। उसी राज्य में हेनरी नाम का एक गरीब लड़का रहता था। राजकुमारी ने जिस लकड़हारे को सजा सुनाई थी, वो हेनरी के चाचा थे। आज बहुत सारे काम निपटाने हैं। बाजार से सब्जी लेकर आना है, फिर खाना बनाना है और उसके बाद जैक के घर भी जाना है। अरे हेनरी, तुम्हारे चाचा को राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया है। मैंने लोगों से सुना है कि राजकुमारी एमिली ने तुम्हारे चाचा को 500 कोड़े लगाने की सजा सुनाई है। हेनरी तुरंत ही दौड़ता हुआ राजकुमारी के महल में पहुंचा और राजकुमारी से दया याचना करने लगा। राजकुमारी, मेरे चाचा पर रहम करें, वो बहुत कमजोर हैं। 500 कोड़े में तो वो मर जाएंगे। मेरा लंच का टाइम हो रहा है, मेरा दिमाग मत खराब करो। मुझे गुस्सा आ गया तो सजा बढ़ाकर 1000 कोड़े कर दूंगी। सिपाहियों, इस लड़के को बाहर निकाल दो। राजकुमारी ने हेनरी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और हेनरी के चाचा को 500 कोड़े लगवाए। हेनरी के चाचा ने दर्द से दम तोड़ दिया। राजकुमारी, कभी तुमने सोचा है अगर सारे लोग तुम्हारे जैसे गुस्सैल हो जाएं, तो ये दुनिया कितनी बदसूरत हो जाएगी। जैसे मैंने तुम्हारे सामने दया की भीख मांगी है, वैसे ही कभी तुम्हें भी किसी के सामने भीख मांगनी पड़ेगी। समय बीतता गया और राजकुमारी का गुस्सैल स्वभाव बढ़ता ही गया। राज्य के लोग राजकुमारी से थर थर कांपते थे। जब वो सड़क से गुजरती तो लोग रास्ता छोड़कर भाग जाते। जो लोग घर में होते वो अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लिया करते। लोगों को डर लगता कि पता नहीं किस बात पर राजकुमारी को गुस्सा आ जाए और वो उन्हें कोड़े मारने की सजा सुना दे। एक दिन गुस्से में राजकुमारी ने अपने छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया। तब उसका छोटा भाई रूठकर हमेशा के लिए राज्य छोड़कर चला गया और कभी नहीं लौटा। बेटे के चले जाने के गम में राजा बीमार पड़ गया। पड़ोसी राज्य के राजा ओलिवर को जब पता लगा कि आर्थरलैंड के राजा का बेटा घर छोड़ चुका है और राजा बीमार है,
तो मौका देखकर उसने तुरंत आर्थरलैंड पर कब्जा करने का मन बना लिया। मंत्री जी, आर्थरलैंड पर आक्रमण करने की तैयारियां शुरू कीजिए। सुना है राजा की लड़की बहुत गुस्सैल है, उसे अपनी रानी बनाने में मुझे बहुत मजा आएगा। राजा ओलिवर ने आर्थरलैंड पर आक्रमण कर दिया। राजकुमारी, आप राजा को लेकर भाग जाइए, वो लोग महल तक आ पहुँचे हैं। ओलिवर आपसे जबरदस्ती शादी करके आपको अपनी रानी बनाना चाहता है। एमिली अपने बीमार पिता को घोड़े पर डालकर जंगल के रास्ते भाग निकली। ओलिवर भी उसके पीछे गया। जंगल में एक दलदल था। एमिली का घोड़ा दलदल में फंस गया। एमिली ने किसी तरह खुद को और अपने पिताजी को दलदल से बाहर खींच लिया, लेकिन घोड़ा डूब गया। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? ओलिवर कुछ ही देर में मुझ तक पहुंच जाएगा। बिना घोड़े को लिए जंगल पार करना नामुमकिन है। एमिली ने आसपास देखा तो उसे कुछ दूर पर एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके बराबर में एक घोड़ा बंधा हुआ था। एमिली ने जाकर उस घोड़े को खोलना चाहा, लेकिन घोड़ा जोर से हिनहिनाने लगा। तभी झोपड़ी से हेनरी बाहर निकला। हेनरी को देखते ही एमिली उसे पहचान गई। एमिली की आंखें शर्म से भर गईं। मैं माफी के लायक नहीं हूँ, पर इस समय मुझे तुम्हारी और तुम्हारे घोड़े की जरूरत है। मैं तुमसे दया की भीख मांगती हूँ, मेरी मदद करो। ओलिवर मेरे पीछे आ रहा है। वो मेरे पिता को मारकर मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। फिर एमिली हेनरी के सामने घुटनों के बल बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। खड़ी हो जाओ, मैं अपना कर्तव्य पूरा करूँगा। हेनरी जंगल का चप्पा चप्पा जानता था। वो अपने घोड़े पर एमिली और राजा को बैठाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले गया। तुमने ठीक कहा था हेनरी, अगर ये सारी दुनिया मेरे जैसी गुस्सैल बन जाए तो बहुत बदसूरत हो जाएगी। तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों की वजह से ही ये दुनिया खूबसूरत है। मेरा गुस्सैल स्वभाव मेरी राजकुमारी होने के अहंकार के कारण था। अब मेरा अहंकार टूट चुका है, इसलिए अब मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगी। बेटी, इस समय हमारे राज्य को एक युवा राजकुमार की जरूरत है। अगर तुम हेनरी से शादी कर लो तो हमारा राज्य बच सकता है। फिर क्या था, एमिली ने हेनरी से शादी कर ली। हेनरी ने अपने राज्य के सिपाहियों को इकट्ठा किया और ओलिवर से आर्थरलैंड दोबारा हासिल कर लिया। फिर कुछ ही समय के बाद राजकुमारी एमिली का भाई लूका भी वापस अपने राज्य आ गया। उसके वापस आने पर एमिली ने उससे माफी मांगी। फिर उसके भाई लूका ने उसे गले से लगा लिया। फिर उस दिन के बाद से राजकुमारी एमिली अपने राजकुमार हेनरी के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगी। बहुत समय पहले की बात है। सुल्तानपुर राज्य के राजा का नाम प्रताप सिंह और उनकी पत्नी का नाम समायरा था। दोनों राजा रानी बहुत दयालु और परोपकारी थे। उनके खुद के बच्चे नहीं थे, लेकिन वो अपने महल में काम कर रहे कर्मचारियों के बच्चों को बहुत ही प्यार करते थे। एक दिन रानी समायरा राजा प्रताप सिंह से कहती हैं, सुनिए जी, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, फिर भगवान ने हमें बच्चे क्यों नहीं दिए? ऐसा कहते हैं कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। देर से ही सही, लेकिन हमें बच्चे जरूर होंगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन दोनों राजा रानी प्रजा के बीच जाते हैं। वही दोनों देखते हैं कि एक जालिम औरत एक छोटे से बच्चे पर अत्याचार कर रही है। रानी उस औरत के पास जाती है और उसे डांटते हुए कहती हैं, ये क्या कर रही हो तुम?
इस छोटे से बच्चे को घर से बाहर क्यों निकाल रही हो तुम? क्या तुम इसकी जान लेना चाहती हो? अगर तुम्हारा बच्चा होता फिर भी तुम यही करती क्या? ये लड़का गरीब है, इसीलिए ये मेरे घर में चोरी करने आया था। झूठ मत बोलो तुम जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। उसके बाद राजा वहाँ पर अपने सिपाहियों के साथ आ जाते हैं। इतने सारे सिपाहियों को एक साथ देखकर वो औरत बहुत डर जाती है और वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। रानी उस बच्चे को डरा हुआ देखकर उसको समझाते हुए कहती है, डरो मत प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारी रक्षा के लिए। भूख लगी है क्या तुम्हें? कुछ खा लो बेटा, ये लो। फिर रानी उस बच्चे को खाने के लिए खाना देती है। वो बच्चा बहुत भूखा था, इसलिए झटपट सारा खाना खत्म कर देता है। उसके बाद राजा रानी अपने महल में लौट जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और रानी समायरा गर्भवती हो जाती है। महल में ऐसा माहौल था कि मानो उजड़े चमन में फूल खिल गया हो। हर तरफ बस खुशियाँ ही खुशियाँ फैली थी। राजा प्रताप सिंह खुशी से अपनी रानी को कहते हैं, रानी साहिबा, मैंने कहा था ना कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब हमारे महल में भी बच्चों की किलकारी गूंजेगी। इस तरह से दोनों राजा रानी बहुत खुश होते हैं और 9 महीने बीत जाते हैं और रानी समायरा एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। सारे महल में उत्सव जैसा माहौल होता है और राजा प्रताप सिंह अपने सारे राज्य में कपड़े और सोने के सिक्के बंटवाते हैं। राजा रानी की बच्ची दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और उसमें सोने का एक नूर होता है, इसलिए दोनों उसका नाम महक रखते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। एक दिन रानी समायरा अपनी बेटी महक को नदी के पास घुमाने के लिए लेकर जाती हैं। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिससे रानी का पैर फिसल जाता है और वो सीधा नदी में जा गिरती है। रानी बार बार नदी से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता था। इसकी वजह से वो नदी से बाहर नहीं निकल पा रही थी। रानी बार बार कोशिश करके थक जाती है, क्योंकि उसकी मदद करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं नदी से बाहर कैसे निकलूं? वहाँ मेरी बच्ची अकेली खड़ी है और यहाँ मैं जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हूँ। कुछ दूरी पर खड़ी छोटी सी राजकुमारी महक रानी को देख रही होती है। अपनी माँ को इस तरह मुसीबत में देखकर राजकुमारी महक भी रो पड़ती है। महक अपनी माँ को बचाने के लिए नदी की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी रानी समायरा कहती है, नहीं महक बेटा, तुम यहाँ मत आना, यहाँ खतरा है। मेरी बच्ची, तुम जल्दी से महल में चली जाओ। अपनी माँ के मना करने के बाद महक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती है और रानी समायरा संघर्ष हार जाती है और नदी में बहते बहते बहुत दूर तक चली जाती है। महक भागते भागते महल में जाती है और अपने पिता को रोते हुए सारी बातें बताती है। पिताजी, माँ नदी में बह रही है, आप जाओ और उन्हें अभी के अभी लेकर आओ। माँ के बिना मैं नहीं रह पाऊंगी पिताजी। राजा अपने सिपाहियों के साथ नदी के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें रानी समायरा कहीं भी नजर नहीं आती है। राजा बहुत देर तक रानी को ढूंढते रहते हैं, लेकिन रानी कहीं भी नहीं मिलती। राजा निराश होकर अपने महल वापस लौट आते हैं। तभी राजकुमारी पूछती है, पिताजी, आप माँ को लेने गए थे ना, फिर माँ कहाँ है?
पिताजी, मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए मुझे माँ के हाथों से ही खाना खाना है। राजा राजकुमारी को कोई भी जवाब नहीं देते हैं और उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। महल में हर तरफ उदासी छा गई थी। राजा प्रताप सिंह कुछ दिनों तक उदास रहते हैं, लेकिन वो खुद को समझा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ महक का रो रो कर बुरा हाल था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर राजा प्रताप सिंह दूसरी शादी करने का फैसला करते हैं। कुछ ही दिनों बाद राजा प्रताप सिंह गायत्री नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेते हैं और उसे महल में ले आते हैं। राजा राजकुमारी महक से कहते हैं, राजकुमारी महक, ये आपकी नई माँ है बेटा। आज से ही आपका ध्यान रखेंगी। क्या सच में? ये नई माँ मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगी? मुझे मारेंगी तो नहीं ना? तभी गायत्री बोलती है, नहीं नहीं राजकुमारी, मैं आपको बिल्कुल माँ जैसा प्यार दूंगी। आपका पूरा ख्याल रखूंगी मैं। कुछ दिनों तक गायत्री राजकुमारी महक से बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन उसके बाद वो अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। गायत्री समय से राजकुमारी महक को खाना नहीं देती थी और उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। यहाँ तक कि गायत्री अपने काम भी राजकुमारी महक से ही करवाती थी। एक दिन गायत्री राजा से कहती है, राजकुमारी महक तो बहुत ही शरारती हैं। यहाँ सारा दिन महल में उछल कूद करती रहती हैं। इनकी वजह से तो मैं सो भी नहीं पाती। राजकुमारी मेरी एक बात भी नहीं सुनती हैं। गायत्री की बात सुनकर राजा राजकुमारी से कहते हैं, राजकुमारी, अपनी माँ की बात सुना करो बेटा। ये जो बोलती हैं, आपके अच्छे के लिए ही तो बोलती हैं। राजा के वहाँ से जाने के बाद गायत्री राजकुमारी महक को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। राजकुमारी महक चुपचाप ये सब सहन कर रही होती है। कुछ देर बाद महक बोलती है, पिताजी तो कह रहे थे कि आप मेरी माँ हो और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी, लेकिन आप कैसी माँ हो? मेरी माँ मुझे कभी नहीं मारती थी। वो तो मुझे हमेशा अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। अगर मैं कोई गलती करती थी तो वो मुझे माफ भी कर देती थी। तुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है ना? हाँ, आ रही है। रोज आती है मुझे अपनी माँ की याद। ठीक है, मैं तुझे तेरी माँ के पास पहुँचा देती हूँ। वहाँ तुझे माँ का असली प्यार मिलेगा। इसके लिए तुझे मरना पड़ेगा। इतने में एक आवाज आती है और वो आवाज रानी समायरा की होती है। मेरे जीते जी मेरी बच्ची का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। राजकुमारी महक पीछे मुड़कर देखती है और अपनी माँ को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। माँ, आप आ गई माँ, मेरी माँ आ गई। आप इतने दिनों तक कहाँ थी माँ? मेरी प्यारी बच्ची, मैं मौत के जबड़े में जाकर वापस आई हूँ। उस दिन एक मछुआरे ने मुझे बचा लिया था। मैं कुछ दिन तक उसके घर में ही थी और उसी ने मेरा इलाज करवाया था। अब आप आ गई हो ना माँ, अब हम फिर से हंसी खुशी से रहने लगेंगे। तभी वहाँ पर राजा प्रताप सिंह आते हैं। महल के मंत्री और राजा के करीबी राजा को गायत्री की असलियत के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह से राजकुमारी महक से बुरा व्यवहार करती है और दिन रात उससे बहुत काम करवाया करती है। गायत्री वहीं चुपचाप से सर झुकाकर खड़ी रहती है। मेरी बच्ची, मुझे सारी असलियत के बारे में पता चल चुका है। अब आपको सौतेली माँ का नहीं, बल्कि अपनी असली माँ का प्यार मिलेगा। राजकुमारी महक अपनी माँ को फिर से पाकर खुशी से नाचने लगती है। उस दिन के बाद से फिर से महल में सब कुछ ठीक हो जाता है और सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं।
बहुत समय पहले की बात है। रोशनी नाम की एक लड़की बेलापुर शहर में अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रहती थी। रोशनी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। इसलिए रोशनी के माता पिता रोशनी को पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी सभी जमा पूंजी रोशनी की पढ़ाई में लगा दी थी। एक दिन रोशनी अपने माता पिता के साथ एक पार्टी के फंक्शन में गई थी। पार्टी बहुत मजेदार थी। रोशनी पार्टी को बहुत एंजॉय कर रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद रोशनी अपने माता पिता के साथ जब घर वापस आ ही रही होती है कि तभी रोशनी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत भयानक था। तभी वहीं पर रोशनी की माँ की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। रोशनी और रोशनी के पिता को बस कुछ चोटें आती हैं। रोशनी के पिता जैसे तैसे खुद को संभालते हैं और जल्दी से रोशनी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। रोशनी को कुछ हल्की फुल्की चोटें आई थी। डॉक्टर उसकी पट्टियाँ कर देती हैं। रोशनी को जब होश आ जाता है तो वो अपनी माँ के बारे में पूछने लगती है। पिताजी, माँ कहाँ है? मुझे माँ से मिलना है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं पिताजी? माँ, आप कहाँ हैं माँ? देखो ना, मुझे कितनी सारी चोटें लगी हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ। जल्दी से मेरे पास आ जाओ ना। डॉक्टर रोशनी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। रोशनी बार बार अपनी माँ से मिलने के लिए जिद करने लगती है। रोशनी के बार बार पूछने के बाद रोशनी के पिता रोशनी को उसकी माँ की मृत्यु की खबर दे देते हैं। ये सब सुनकर रोशनी बहुत दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे चुप हो जाओ मेरी बच्ची। देखो मैं यहाँ पर हूँ ना, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना बेटा। रोशनी के पिता रोशनी को बहुत समझाते हैं और उसे सही होने पर घर वापस लेकर आ जाती हैं। कुछ दिनों तक रोशनी कुछ भी नहीं बोलती और अपने आप में ही गुम रहने लगती है। ये देखकर रोशनी के पिता को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर वो पड़ोसियों के समझाने के बाद रोशनी की खुशी के लिए दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। रोशनी के पिता एक सुजाता नाम की महिला से दूसरी शादी कर लेते हैं। देखो रोशनी बेटा, ये तुम्हारी माँ है। अब यही तुम्हारा ध्यान रखेंगी। क्या ये मेरी माँ है? आप सच कह रहे हैं क्या पिताजी? रोशनी अपनी माँ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। कुछ दिनों तक रोशनी की माँ सुजाता रोशनी का बहुत ध्यान रखती है। इसी तरह से दिन निकल रहे थे। सुजाता ने अब मुकेश के दिल में जगह बना ली थी और मुकेश अब उस पर पूरी तरह से विश्वास करने लगा था। कुछ ही महीने बाद सुजाता को एक बेटा हो जाता है, जिसका नाम वो बिट्टू रखती है। सुजाता को अपना बेटा हो जाने के बाद सुजाता का ध्यान रोशनी से बिल्कुल ही हट जाता है और वो अब रोशनी को नजरअंदाज करने लगती है। धीरे धीरे करके सुजाता को रोशनी खटकने लगती है, क्योंकि मुकेश अपनी सारी जमा पूंजी रोशनी की पढ़ाई में लगा रहा होता है। और ये सब देखकर सुजाता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन सुजाता, मैं सोच रहा था कि क्यों ना रोशनी का एडमिशन शहर के किसी अच्छे कॉलेज में करा दें। रोशनी पढ़ने में बहुत होशियार है। अगर शहर जाकर पढ़ेगी तो हमारा नाम भी रोशन करेगी। सुजाता को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मुकेश की बातों को टाल नहीं सकती थी। रोशनी, मैंने आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हारा एडमिशन शहर के एक बड़े कॉलेज में करवा दिया है। तुम्हें कल शाम को यहाँ से शहर के लिए निकलना होगा।
क्योंकि अब तुम शहर जाकर पढ़ोगी तो तुम्हें कुछ नए कपड़ों की जरूरत भी होगी। तो तुम आज अपनी माँ के साथ जाकर बाजार से कुछ नए कपड़े लेकर आ जाना। लेकिन पिताजी, मुझे कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे जो कपड़ों के लिए पैसे देना चाहते हैं, उन पैसों को आप संभाल कर रख लीजिए। भविष्य में वो पैसे हमारे काम आएंगे। अरे मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम जाकर अपनी माँ के साथ अपने लिए कपड़े लेकर आना। इतना कहकर मुकेश सुजाता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। सुजाता को उस समय बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मुकेश के जाने के बाद वो रोशनी से कहती है, क्यों रे रोशनी, तू पूरे दिन अपने पिता के पैसे खर्च करवाते रहती है। तेरे पास कपड़ों की कमी है क्या, जो तूने आज अपने पिता से कपड़े मांग लिए? नहीं माँ, मैंने भी तो पिताजी को मना ही किया था, लेकिन पिताजी कहने लगे कि कॉलेज में जाकर कुछ कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने मुझे आपके साथ बाजार जाने के लिए कहा है। सुजाता बिना मन से रोशनी को गांव से बाहर शहर के बड़े बाजार में लेकर जाती है। सुजाता जानती थी कि रोशनी को शहर की कोई भी जानकारी नहीं है। सुजाता रोशनी को शहर में बाहर बाजार में खड़ा कर देती है। माँ, यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ शहर में हर जगह इतनी ही भीड़ होती है। और अब तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए। तुम अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लो, मैं यहाँ बाहर खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ठीक है माँ, आप यहीं पर रुकिए। रोशनी कपड़े देखने के लिए बाजार के अंदर चली जाती है। तभी मौका देखकर सुजाता वहाँ से भाग जाती है। अब मैं भी देखती हूँ ये रोशनी की बच्ची घर वापस कैसे आती है। सुजाता वहाँ से अपने घर वापस चली आती है। यहाँ रोशनी जब कपड़े खरीद कर बाहर निकलती है तो उसे अपनी माँ कहीं भी नहीं दिखाई देती। फिर रोशनी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। शहर की भीड़ भाड़ वाली जगह की रोशनी को बिल्कुल भी आदत नहीं थी और अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। चलते चलते रोशनी एक सड़क के पास पहुंच जाती है। रोशनी इतनी उदास होती है कि उसके पास आ रही गाड़ी उसे दिखाई भी नहीं देती और तभी उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर दो राजकुमारियाँ उसे आकर बचा लेती हैं। दोनों राजकुमारियाँ बहुत ही खूबसूरत थीं। एक दिखने में बिल्कुल सोने की जैसी थी और दूसरी बिल्कुल चांदी के जैसी चमक रही थी। दोनों राजकुमारियों को देखकर रोशनी बहुत हैरान रह जाती है और फिर रोशनी उन राजकुमारियों से कहती है, आप दोनों कौन हैं? अरे डरो मत रोशनी, हम दोनों जादुई नगर से यहाँ पर आई हैं। हम दोनों वहाँ की राजकुमारियाँ हैं और हमें जादू भी करना आता है। तुम्हें इस तरह से बाजारों में खोया हुआ देखकर और अभी तो तुम्हारा एक्सीडेंट ही होने वाला था, लेकिन समय रहते हमने तुम्हारी जान बचा ली। पर तुम इतनी परेशान क्यों हो? राजकुमारी जी, मेरी सौतेली माँ है जो मुझे यहाँ शहर में अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है। मुझे पता है कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। अच्छा, ये तो बहुत गलत बात है। उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। रोशनी अपनी दुख भरी कहानियाँ दोनों राजकुमारियों को सुनाती है। ये सुनकर दोनों राजकुमारियाँ बहुत निराश होती हैं और रोशनी की मदद करने की सोचती हैं। राजकुमारियाँ अपनी जादुई छड़ी से रोशनी को उसके घर छोड़ देती हैं। रोशनी जब अपनी माँ के सामने आती है तो वो रोशनी को देखकर हैरान रह जाती है। अरे तुझे तो मैं बाजार में छोड़कर आई थी, कलमुही, तू मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी क्या?
माँ, ऐसा मत कहिए। भला मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो आपके कामों में आपकी मदद भी करती हूँ। मुझे तो तू एक आग भी नहीं भाती है। आज मैं तेरा सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। सुजाता रोशनी को जान से मारने ही वाली होती है कि तभी वो दोनों राजकुमारियाँ वहाँ पर आकर रोशनी की जान बचा लेती हैं। और फिर वो दोनों राजकुमारियाँ सुजाता को अच्छा सबक सिखाने के लिए उसको पत्थर की एक सीढ़ी में बदल देती हैं। और अब सुजाता मन ही मन अपने किए पर पछतावा करने लगती है, लेकिन अब पछतावे का कोई भी फायदा नहीं था। और उसके बाद से रोशनी अपने पिता और अपने छोटे भाई बिट्टू के साथ हंसी खुशी अपनी आगे की जिंदगी गुजारने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।